वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। मैं सीए पंकज कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक कंसाइनमेंट है। ये टॉपिक सबको ही देख सकते हैं, अगर आप सीए के स्टूडेंट्स भी तो भी आप देख सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग डील करेंगे कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा कुछ भी हम लोग डील नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक में। फुल रिविजन होगा और डिटेल में रिवीजन होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। और बेसिकली ये भी आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उसकी नज़र रखते हुए ये रिवीजन लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेनली आपको डेडिकेटेड ईपीएफओ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपका ये टॉपिक कंसाइनमेंट का आता है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं थॉरोली कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो बेसिकली कवरेज कैसा रहेगा, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिवीजन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है आपका जो सेल होता है, नॉर्मल सेल जो होता है आपका बिजनेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका होता है बायर होता है और यहाँ पे सेलर होता है। तो सेलर क्या है, बायर को माल भेज देता है। जब माल बेचता है तो यहाँ पे सेल्स हो जाता है, माल बेचते ही यहाँ पे ये अपना रेवेन्यू बुक कर लेता है और जो भी प्रॉफिट आ जाता है और रिस्क एंड रिवॉर्ड जो भी होता है वो बायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बेसिकली ये AS9 का समरी है। अगर आप AS9 नहीं पढ़े तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बेसिक आपका जो समरी में सार यही है। AS9 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो कि AS9 ICAI ने इशू किया है, वहाँ पे सेल ऐसे बुक किया जाता है। लेकिन कंसाइनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको नॉर्मल सेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या आपका कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन गुड्स आर सेंड बाय मैन्युफैक्चरर और ए ट्रेडर टू एन एजेंट टू बी सोल्ड बाय हिम ऑन कमीशन बेसिस एंड एट रिस्क एंड अकाउंट ऑफ फार्मर, दे आर सेड टू बी सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे देखिए चार्ट बना हुआ है, समझते हैं। कंसाइनमेंट में 3 पार्टी होता है, एक प्रिंसिपल, एक होता है आपका एजेंट और फिर आपका जो होता है कस्टमर। तो ये क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये ट्रेडर है, प्रिंसिपल हो गया, ये माल अपने एजेंट को भेज देता है, ठीक है। एजेंट को बेचता नहीं है, सेल नहीं करता है, सोल्ड नहीं करता है, जस्ट कंसाइन, मतलब आपको माल बेचने के लिए दिया गया, ये इसका एजेंट है। तो इन लोगों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो गया। इसको हम कंसाइनर भी बोलते हैं जो आपका प्रिंसिपल है, और जो आपका एजेंट है उसको कंसाइनी बोलते हैं, ठीक है। कंसाइनर मतलब कौन हो गया, जो माल भेज रहा है। कंसाइनी मतलब जो माल रिसीव कर रहा है। अब मिस्टर वाई का पर्पस क्या है, हम अगर बिजनेस करते हैं कुछ भी हम लोग, तो हम लोग का एक ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का, अपने को प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी बिजनेस में। तो कंसाइनर को तो अल्टीमेटली होगा ही ना, ये तो माल बेच नहीं रहा है, कस्टमर को माल बेचने बोल रहा है, तो ये तो प्रॉफिट बुक करेगा अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल है। एजेंट को क्या मिलेगा, एजेंट को मिलेगा कमीशन। ये जो कमीशन है ये एजेंट के पास में जाएगा, ये कमीशन के लिए काम कर रहा है। ये जो बीच का ब्रोकर होता है ना, सपोज जब आप घर भाड़े में लेते हो तो घर का ओनर जो होता है वो और कोई होता है, बीच में एजेंट होता है। अगर आप कभी भी घर रेंट पे लिए होगे तो आप हो बायर, आप एजेंट के पास पहुँचे कि यार हमको घर दिलाओ। एजेंट जाता है, एजेंट के पास में ओनर का रेफरेंस होता है, ये आपको रेफ़र करता है कि इस ओनर का घर है, आप ये ले लो। रेंट तो आप इसी को पे कर रहे हो, लेकिन इसके पास में क्या जाता है, ब्रोकरेज जाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हार्डकोर एग्जाम्पल नहीं कंसाइनमेंट का, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ब्रोकर के बेसिस में जो काम होता है उसी को कहते हैं। तो आप इसको ब्रोकर समझ सकते हैं, इस एजेंट को, कंसाइनी को, जो कि कमीशन के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। आप ये जो माल बिकता है, जो भी आता है जाता है, इसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होने वाला है। इसको अग्रीड जो भी परसेंटेज पे होगा उसको कमीशन मिल जाएगा उस पर, ठीक है। अल्टीमेटली फिर ये माल कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। तो कंसाइनर है, सेंड गुड्स टू कंसाइनी। अब ये सेल है कि नहीं है, देखिए मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था AS9 के रेफरेंस में, ठीक है। वही है, तो ये क्या है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप क्या, कंसाइनर्स डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा है। जैसे एजेंट के पास में उस घर का ओनरशिप नहीं है, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो ओनर के पास में ही है। तो ओनर ही रेंट एग्रीमेंट बना के देगा टेनेंट को। तो बेसिकली यही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं आउटवर्ड कंसाइनमेंट। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। क्या है कि जो कंसाइनर होता है वही प्रिंसिपल होता है और उस वही आउटवर्ड कंसाइनमेंट करता है, मतलब जो गुड्स भेजता है। सपोज आपके एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज आउटवर्ड कंसाइनमेंट, ये ऐसा वर्ड यूज कर लेता था, आपको डरना नहीं है। आउटवर्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इस आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, आउट मतलब हो गया आप जो भेज रहे हो, माल जो बाहर जा रहा है। कंसाइनमेंट मतलब आपको समझ में आ ही गया। तो आउटवर्ड कंसाइनमेंट मतलब जो माल भेज रहा है। इनवर्ड कंसाइनमेंट
मतलब जो माल रिसीव करेगा उसको इनवर्ट बोलेंगे, मतलब वो कंसाइनी हो गया, एजेंट भी बुला सकते हैं उसको, और जो आउटवर्ड कंसाइनमेंट है उसको प्रिंसिपल बुलाएंगे। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो पोजीशन ऑफ गुड्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कंसाइनर के पास में ही रहता है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और क्या हो कि जो एजेंट है वो ओनर नहीं होता है गुड्स का, जो भी गुड्स इन पोजीशन में है। कौन होता है? बायर ही ओनर बनेगा जब वो माल बिक जाएगा, जब वो सोल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस चार जो नोट मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बेसिकली यहाँ पे यही बताता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग अरेंज करते हैं कि कैसे दिया जा सकता है इसका पीडीएफ। ठीक है दोस्तों। अभी क्या होता है जब माल जो भेजा जाता है, अभी इनवॉइस देखिए, कुछ भी माल भेजा जाता है ना, ES9 में भी होता है, तो एक इनवॉइस इशू किया जाता है अपने को, उसको टैक्स इनवॉइस भी बोलते हैं, और भी बहुत प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस फाइनल इनवॉइस नहीं होता, टैक्स इनवॉइस आपका फाइनल इनवॉइस होता है। तो जो कंसाइनर है मतलब प्रिंसिपल है, एजेंट को जो माल भेजेगा वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में भेजेगा। ठीक है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में भेजेगा। ये इनवॉइस की तरह ही होता है, लेकिन ये फाइनल इनवॉइस नहीं होता है। मतलब इस इनवॉइस से ना आपका जो भी आपका जो GST होता है वो होता है, वो लाइबिलिटी एराइज नहीं होता है। ठीक है, एराइज कब होगा? जब वो माल बिक जाएगा तभी वो एराइज होगा। प्रोफॉर्मा मतलब सैम्पल इनवॉइस है कि हाँ ये अपने एजेंट को मैं भेज रहा हूँ, लेकिन जब तक वो सेल नहीं होता है तो आप कैसे उसको काउंट करोगे? तो वो कंसाइनी ही सेल कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए, हाँ मैंने जो ग्राफ में मेंशन था यहाँ पे जाएगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा फाइनल इनवॉइस। मतलब एजेंट जो कस्टमर को इशू करेगा यहाँ पे फाइनल इनवॉइस इशू करेगा, और जो एजेंट मतलब प्रिंसिपल इशू करेगा एजेंट को, वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होगा आपका दोस्तों। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस फाइनल इनवॉइस होता है, तो वो फाइनल इनवॉइस नहीं होता है। कौन किसको इशू करता है? कंसाइनर कंसाइनी को इशू करता है। एक सेकंड दोस्तों। तो ये कंसाइनर कंसाइनी को इशू करता है। ठीक है, अब अकाउंट्स अभी क्या होता है कि जो पूरा माल है, अभी कंसाइनर को कैसे पता चलेगा? मैं गुड्स का ओनर हूँ, मुझे भी कैसे पता चलेगा कि यार क्या माल बिका है, क्या खर्चा हुआ है, कैसे क्या हुआ है? तो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, कंसाइनी बनाता है। मतलब सपोज ए है प्रिंसिपल और बी है एजेंट, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भाई साहब इसको माल तो भेज दिए, अब ये क्या करेगा? माल भेज दिए तो ये शेयर करेगा अकाउंट सेल स्टेटमेंट का, अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट शेयर करेगा। तो क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है यार कि हिसाब लिया कि यार तुमको जो माल भेजे हैं, क्या माल बेचे हो, क्या किए हो, क्या खर्चा किए हो, बताओ। तो कंसाइनी जो है कंसाइनर को एक स्टेटमेंट सबमिट करता है जिसको अकाउंट सेल बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या मेंशन करता है कि यार कितना का सेल किए हैं, कितना खर्चा हुआ है, कितना कमीशन मैंने अर्न किया है, कितना एडवांस मैंने आपको दिया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि कितना बैलेंस ड्यू है। मतलब कंसाइनी को कितना रुपया वापस देना है जो माल बिका है, क्योंकि ये तो क्रेडिट में आया था ना, ये क्रेडिट में आया था, इन्होंने तो माल बेच दिया कस्टमर को, तो इनके पास में कैश आ गया, रोकड़ा आ गया। अब रोकड़ा को तो ट्रांसफ़र करना होगा ना, तो रोकड़ा कैसे ट्रांसफ़र होगा? नेट होगा। मतलब जो भी खर्चा उर्चा है सब लेस वेस करके एडजस्ट करके नेट अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो इस अकाउंट सेल का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि यार तुमको कितना मिलना है, मतलब कंसाइनर को कितना मिलना है कंसाइनी से, और कंसाइनी बना के देगा। तो बेसिकली ये यही पे इसका मतलब ही ये हो गया। और ये क्या होता है ना, हर एक जो कंसाइनमेंट होता है उसके लिए अलग अलग बनाया जाता है अकाउंट सेल, ऐसा नहीं कि सारा खिचड़ी बना दिया जाता है। और अभी कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? इस कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग नॉमिनल कम पर्सनल बोलते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे नीचे में कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ये ICI के हिसाब से है, ठीक है, बट अपने को तो ICI के हिसाब को पूरा फॉलो नहीं करना है। अल्टीमेटली UPSC क्या कंसिडर करेगा, अपने को वो देखना है किस तरह का अकाउंट है। तो मैंने नीचे ना MCQ बहुत सारे मैंने कंपाइल करके रखे आपसे डिस्कस करने के लिए। अगर इस वीडियो में पॉसिबल होगा तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। ये देखिए अप्रॉक्स कितना, बहुत सारा MCQ शायद मैंने बनाया है। हाँ, 21 MCQ और कंसाइनमेंट में ही है सिर्फ, और काफ़ी अच्छे अच्छे MCQs हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, तो मज़ा आएगा। तो उसमें मैंने ये मेंशन कर रखा, और उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कौन सा किस तरह का अकाउंट होता है, और ये मेरे डिस्कशन में भी आएगा अभी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। अभी तक आपको समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसाइनमेंट क्या होता है? फाइनल सेल नहीं होता है, प्रिंसिपल एजेंट को भेजता है कमीशन बेसिस पे,
और एजेंट है जो कस्टमर को भेजता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होता है प्रिंसिपल एजेंट के बीच में। जब वो माल बिक जाता है, कस्टमर के पास चल जाता है, तभी जाके वो सेल होता है और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होता है। तो AS9 के हिसाब से जब सेल होता है तभी होगा, तो यहाँ पे भी जब सेल हो रहा है कस्टमर को तभी वो चीज़ बुकिंग होगा। ठीक है, मैंने आपको वो टीनेंट और रेंट और ब्रोकरेज के हिसाब से आपको एग्जांपल देके समझाया है और आपको बताया कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस शेयर होता है। कंजाइनर कंजाइनी को प्रोफॉर्मा इनवॉइस शेयर करेगा, अकाउंट स्टेटमेंट बना के देता है। कौन अकाउंट सेल का स्टेटमेंट बना के देता है? कंजाइनी बना के देता है कंजाइनर को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका प्रॉफिट निकालना, कि कितना क्या प्रॉफिट है, और हर एक कंसाइनमेंट का आपका अलग अलग बनता है। अभी क्या है कि कंसाइनमेंट में भी एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं ये देखने वाला बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। इसी में तो डिस्प्यूट होता है ना कि यार खर्चा कितना हो गया, कंसाइनर बोलेगा तुम गलत खर्चा किया, ये किया है। तो खर्चा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कब आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब माल बेच के जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। उसमें से फिर सारा खर्चा लेस होता है तो जाके अपना नेट प्रॉफिट आता है। तो ये नेट प्रॉफिट ही बचेगा ना कंसाइनर को। अभी कंसाइनर तो इसी के लिए कंसर्न है कि यार मेरा नेट प्रॉफिट क्या है, तो अपने को भी खर्चा समझना होगा उस एंगल से। आप खुद को कंसाइनर समझो ना, आपको समझ में आएगा। तो खर्चा को कैसे डिवाइड किया गया? खर्चा को बेसिकली नॉन रेकरिंग, मतलब जो सेल्स से आपका कनेक्टेड नहीं है, रेकरिंग मतलब जो सेल से कनेक्टेड है, ऐसे होता है। नॉन रेकरिंग मतलब जो सेल से नहीं है। मतलब क्या होता है, जो भी गुड्स है ना उसको कंसाइनी के जो गोडाउन है, जो जहाँ पे वो बेचेगा, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा को हम लोग नॉन रिकरिंग मानते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द गुड्स टू कंसाइनीज प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कंसाइनी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ तक गुड्स पहुँचाने का जो भी खर्चा है। मतलब यहाँ पे ए है, इसको प्रिंसिपल है, ये मेरा एजेंट है, और ये पकड़ लो आपकी कोलकाता में आपका कंसाइनर है, और इसको कहाँ भेजना है? दिल्ली भेजना है, दिल्ली में भी माल बेचना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी खर्चा है इसको हम लोग नॉन रिकरिंग बोलेंगे, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस इसका हो गया कंसाइनी का। तो यहाँ तक जो भी गुड्स पहुँचाना है उसका खर्चा यहाँ पे हो गया। और कोई भी दोनों पार्टी पे कर सकता, कहीं का भी कुछ भी खर्चा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस पर MCQ नहीं बनेगा कि यार ये नॉन रिकरिंग कौन करेगा खर्चा, रिकरिंग खर्चा कौन करेगा। तो कोई भी कर सकता है, बोथ कैन पे। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उन लोगों के बीच का एग्रीमेंट मैटर करता है कि क्या होता है। ठीक है, तो कंसाइनर क्या किस तरह का खर्चा वो मतलब करेगा? आप देखो, सेंडिंग गुड्स के समय पे पैकिंग का खर्चा कर देगा, कार्टेज है, लोडिंग चार्ज होगा, इंश्योरेंस होगा, फ्रेट होगा। और कंसाइनी किस तरह का खर्चा करता है? मतलब घर तक पहुंचाना है ना उसका, तो वो डॉक का ड्यूज क्लियर करेगा, कस्टम ड्यूटी देगा, क्लियरिंग चार्जेस दे देगा, ऑक्ट्रियो दे देगा। अगर सब कुछ बाहर से आ रहा है, मैं किसी फॉरेन कंपनी का मैं अगर एजेंट हूँ तो मुझे कस्टम ड्यूटी भी सब कुछ पे करना पड़ेगा, तो वो भी हो जाएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में। कुछ डॉक का ड्यू होगा, मतलब जो भी है मेरे घर तक वहाँ पहुँचने का पूरा खर्चा वहाँ पे आ जाएगा। अब रेकरिंग जो भी होता है वो सारा आपके सेलिंग ऑफ गुड्स के साथ में कनेक्टेड होता है। मतलब गोडाउन रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गया। तो ये आपका मोटा मोटा चीज़ है रेकरिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ समझने का नहीं था, बहुत इजी है। मतलब नॉन रेकरिंग जो गुड्स, जो खर्चा आपको कंसाइनी के घर तक पहुंचाने का है, चाहे वो खर्चा कोई भी पे करे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब कि जब कंसाइनर के पास कंसाइनी के पास में पहुंच गया, सॉरी कंसाइनी के पास में जब पहुंच गया उसके घर में, तो वहाँ से लेके जो सेलिंग का खर्चा उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, मतलब उसको सेलिंग बोलते हैं। अभी क्या होता है ना, देखिए प्रॉफिट एलिमेंट कुछ होता है कंसाइनमेंट में। बेसिकली ये तो बहुत एडवांस टॉपिक है, आप मोटा मोटा समझो कि क्या होता है। उसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यार तब से तो हम लोग वही कंसाइनमेंट सेल का आपको समझा रहे थे। यहाँ पे मैंने डाल के भी रखा है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन देखो दोस्तों, ये पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया कि यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी डाल रखा है कंसाइनमेंट और सेल के बीच में। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास में होता है? कंसाइनर के पास होता है, जब तक कि उसको कंसाइनी बेच नहीं देता है किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, सेलर को तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। कंसाइनी क्या होता है, रिटर्न कर सकता है डायरेक्टली उस गुड्स को, कंसाइनर को नहीं बिकता है कुछ भी होता है अनसोल्ड गुड्स। गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ बायर एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ सेलर एग्रीज। मतलब यहाँ पे सपोज एक बार माल बिक गया तो वापस अगर आपको रिटर्न करना है तो जो माल बेचा था वो एग्री करेगा तभी आप कर सकते हो, आप जबरदस्ती रिटर्न नहीं कर सकते हो। वो टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन कंसाइनी रिटर्न कर सकता है क्योंकि वो तो उसका ओनरशिप है ही नहीं, वो तो पोजीशन ऑफ गुड्स में, तो वो कभी भी रिटर्न कर सकता है। तो बेसिकली 2.2 आपका ये डील कर रहा है। पॉइंट 3 क्या होता है, कंसाइनर यार जो भी है ना उसको लॉस बियर करना है, जो भी गुड्स कंसाइनी रख के रखा है। सौ का सीधा एक बात है कि वो यार पोजीशन में मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो कुछ भी अगर लॉस होता है
कंसाइनी की पोजीशन में, तो सारा लॉस मेरे को ही बियर करना है इन नॉर्मल केस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बायर को ही लॉस करना है, गुड्स ट्रांसफ़र हो गया है। तो पॉइंट नंबर 3 यही बोलता है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट अ प्रिंसिपल एजेंट है। यहाँ पे क्रेडिटर्स डेटर्स का रिलेशनशिप होता है, बायर सेलर का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी का होता है, प्रिंसिपल एजेंट का होता है। बेसिकली यहाँ पे बात रिलेशनशिप का आ गया। जो भी एक्सपेंसेस है डन बाय कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड कीप इट सेफली, तो वो क्या होता है, वो कंसाइनर का ही होता है। जब अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं हो तो कंसाइनर को ही वो सारा बियर करना है। और अगर वो बियर नहीं करता है तो सपोज उसका प्रॉफिट को बेसी देना पड़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंसाइनर को ही बियर करना है वहाँ पे, जो भी खर्चा बॉन्ड उसी को करना है ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बॉन्ड बाय द बायर, मतलब वो बायर को ही करना है। अगला माल बेच दिया, अगला नक्की हो गया, अगला टेंशन फ्री हो गया सेल के केस में। मोटा मोटा आपको ये समझना है, सेल कर दिया मतलब तुम्हारा ड्यूटी सेल। और कंसाइनमेंट में क्या है भैया, मेरा ही ड्यूटी है ना, रिस्क रिवॉर्ड मेरा, पोजीशन बस तुमको दिए माल बेचने के लिए। तो सहना किसको पड़ेगा सारा दर्द मेरे को ही सहना पड़ेगा, बाहर से तो कोई नहीं आएगा दर्द सहने के लिए। तो बेसिकली ये मोटा मोटा ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी क्या है, लोडिंग और ये स्टॉक रिजर्व समझ लेते हैं, ये छोटा सा चीज़ है, बहुत एडवांस है, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ आता है। तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा एमसीक्यू नहीं हो कि आप मिस कर दें। वहाँ पे अगर लोडिंग वर्ड यूज़ कर दें, स्टॉक रिजर्व यूज़ कर दें, तो आपको क्या करना है। लोडिंग किसके लिए होता है, जब आपका गुड्स होता है ना, क्या होता है, जो कंसाइनर कंसाइनी होता है, दो तरह का केस होता है। एक होता है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और एक होता है जो कंसाइनर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी ऐड कर देता है उसमें, ठीक है, कि नहीं प्रॉफिट भी हम ऐड कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट ड्राइव करने के लिए उसको रिवर्स करना होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो जो परचेज प्राइस में प्रॉफिट एलिमेंट जो ऐड होता है ना एट द सेंडिंग, उसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। इफ़ गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, इफ द एंट्रीज आर फर्स्ट मेड ऑन इनवॉइस बेसिस, द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग रिमूव करते हैं रिवर्स एंट्री करके। सपोज ये मेरा टी फॉर्म होता है ना, टी फॉर्म का अकाउंट होता है, यहाँ पे मेरा गुड्स का कॉस्ट था 200 रुपया का, प्रॉफिट इसमें 50 रुपीज़ ऐड करके रखे थे, तो मेरा इन्वॉइस प्राइस क्या हुआ 250। तो कंसाइनमेंट में परचेज तो 250 का आया, तो उसको रिवर्स कर देंगे 50 रुपीज़ से यहाँ पे इस प्रॉफिट वाले अमाउंट से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहा है, मतलब लोडिंग किससे रिलेटेड है, लोडिंग आपका रिलेटेड है परचेज से, ठीक है, परचेज में जो ऐड होता है। और स्टॉक रिजर्व क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक में होता है, सेम कि भाई अब मेरा माल ही प्रॉफिट के साथ में ऐड होकर आया, तो उसका जो वैल्यूएशन है उस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी हम प्रॉफिट के साथ ही करेंगे। तो प्रॉफिट के साथ करने के बाद में उस लोडिंग को भी रिवर्स कर देंगे, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिकली ये नगलिफाई करता है, ये इस चीज़ को एलिमिनेट करता है जो भी आप प्रॉफिट अननेसेसरी ऐड करके रखें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं, जो माल बिका नहीं है आप उसका प्रॉफिट कैसे ऐड कर सकते हो अकाउंट्स में। अकाउंट से वही प्रॉफिट ऐड होता है जो आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट है, अनरियलाइज आप कभी भी नहीं करते। आप क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ आप सिर्फ लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जो आपको फ्यूचर का लॉस दिख रहा है, लेकिन आप फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसलिए वो कंजर्वेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो जो रियलाइज प्रॉफिट आप उसी को ऐड करोगे, अनरियलाइज्ड को नहीं करोगे। अनरियलाइज प्रॉफिट जो भी उसको आप नहीं करोगे, तो ये हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है। सपोज कंसाइनर हमको गुड्स भेज दिया प्रॉफिट ऐड करके वहाँ पे परचेज प्राइस में, तो वो तो यार मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, जब तक बिका नहीं, तो वो प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। मतलब अगर सपोज डेबिट किए हैं उस अमाउंट से, जैसे रेक्टिफिकेशन में पढ़ते हैं 50 रुपीज़ से, तो इस 50 को नगलिफाई कर देंगे क्रिएट करके, तो वो मेरा बैलेंस मैच कर जाएगा, मतलब अननेसेसरी प्रॉफिट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मेरे अकाउंट्स में। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, यहाँ पे मैंने आपसे डील किया कंसाइनमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, इनवॉइस किस तरह का शेयर करता है, आउटवर्ड इनवर्ड क्या होता है। इसकी आपको आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा ये वाला। और नेक्स्ट में भी वैल्यूएशन ऑफ हम लोग को इन्वेंट्री देखना है, इसमें काफ़ी कुछ है। फिर हम लोग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी देखेंगे, फिर उन लोगों के बीच का डिफरेंस भी देख लेंगे, फिर कमीशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे क्या दिया जाता है, फिर कमीशन का कैलकुलेशन देख लेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट देखिए, मैं बना के रखा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह का होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या कंपोनेंट होता है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट वाला क्या होता है, फिर कंसाइनी का अकाउंट में क्या क्या आता है, कंसाइनी का अकाउंट में क्या क्या होता है, उसका एंट्रीज़ है। तो मुझे लगता है 2-3 वीडियो में कवर होगा, ये पहला वीडियो था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपका सेकंड भी वीडियो जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दूं 1-2 दिन के अंदर में ही। और हो सकूँगा तो मैं एक साथ ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके आपको रिलीज़ करके पब्लिश कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है,
उसको भी डील करेंगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे और बहुत मजा आएगा, क्योंकि देखिए आपका पहले का पूरा पढ़ा हुआ है, आपको जस्ट रिवाइज करना है। तो आप मुझे वही टॉपिक बताइएगा जिसमें आपको लगता है रिवीजन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे आप गलती कर रहे हो बार बार, और वो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो बेसिक भी क्यों ना हो, डेबिट क्रेडिट से भी रिलेटेड क्यों ना हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।